हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो 100+ सब्सक्राइबर हमें दिए और अपना प्यार हमें दिखाया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमने फिजिक्स का पहला पार्ट आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था आवेशन के बारे में, बताया था आवेश क्या होते हैं, आवेश की परिभाषा वगैरह के बारे में हमने आपको चर्चा कर दी थी। अब हम आपको आज जो बताएंगे वो बताएंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। चलिए आज जानते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, समझता है। देखिए सीधी सी बात है, जो हमारा कोई भी पदार्थ होता है, कोई सब्सटेंस होता है, वो कैसे मिलकर बना हुआ है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की चर्चा होगी यहां पर। देखिए कैसे क्या होता है। जो पदार्थ होता है वो मिलकर के बना हुआ है अणुओं से, मॉलिक्यूल्स से। यानी कि जो हमारी पदार्थ होता है, यानी जो हमारा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए, थिंग्स कह लीजिए, किसी भी वस्तु का जो निर्माण होता है, सब्सटेंस का निर्माण होता है, वो मिलकर के बनी हुई है। वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे अणु हैं। ये अणुओं से मिलकर के क्या हुआ है? पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये अणु है। क्या है ये? अणु। अणु का निर्माण किससे हुआ है? अगर देखा जाए अणु का निर्माण किससे हुआ? पदार्थ मिलकर बने हुए हैं अणुओं से। अणु किससे मिलकर बना हुआ है? अणु जो मिलकर के बना हुआ है वो बना हुआ है परमाणुओं से। किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए। हमने एरो ऐसे बनाया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण का जो हुआ किससे हुआ है? वो हुआ है परमाणु से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके किसको बना दिए हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके इन्होंने बनाया है परमाणु को। किसको बनाया है? परमाणु को। और परमाणु मिलकर के अणुओं का निर्माण करते, और अणु मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी बनता है, अणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। ये बात हम समझ गए। जितनी भी दुनिया में वस्तुएं हैं वो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर हम कोई भी एक परमाणु ले लें, एक परमाणु ले लें, कोई भी एक एटम ले लें, कोई भी अगर एक एटम हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। बोर ने इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था वो क्या? 2,8,1। 8 2 10 1 11। मुझे बताया था पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरी कक्षा यानी 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए समझते हैं इसके बाद। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को समझने से पहले जान लेते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सदैव एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। यहां अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहां 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो 11 ही क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हमारे होंगे। आइए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहां मान लीजिए यह न्यूक्लियॉन है। क्या है? न्यूक्लियॉन। उसके बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यहां पर जो हमारे मौजूद हैं वो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन क्या कहता है? इसको न्यूक्लियॉन भी कहते। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन की बाहरी वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। ये क्या कर रहे हैं? घूर्णन गति में अपनी कक्षाओं में निरंतर घूमते रहते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके किसी तरीके से परमाणु से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, किसी तरह से हम परमाणु से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो उस परमाणु में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देते हैं तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12। इस प्रकार हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हैं, प्रोटॉन हमारे 11। हम बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया हुआ है इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। और इसके केंद्र में हमारे प्रोटॉन उपस्थित है। अब दूसरी तरफ देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर किसी माध्यम से न्यूक्लियन, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या जो हमारे पास 11 है, न्यूक्लियन हमारे पास कितने हैं, 11 न्यूक्लियन हैं। अगर किसी माध्यम से हम एक न्यूक्लियन को, अगर हम एक न्यूक्लियन के प्रोटॉन, एक न्यूक्लियन से अगर एक प्रोटॉन को हम बाहर निकाल देते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बचती कितनी है, 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 11। तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश बढ़ गया, एक ऋण आवेश बढ़ गया, इसलिए कहेंगे कि जो हमारा परमाणु है वो ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। मगर ऐसा करना संभव नहीं है, न्यूक्लियन से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए न्यूक्लियन में उपस्थित प्रोटॉन जो होते हैं बद्ध आवेश कहलाते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, जब बाहर आसानी से निकाल सकते हैं इसलिए इसको मुक्त आवेश कहते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।